Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture under our series of MHI 1 assignment solutions जिसमें हम करंटली असाइनमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी जून 2020 एंड जनवरी 21 की असाइनमेंट है उसको हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज़ को। एंड हमारा इसमें जो क्वेश्चन अभी हम कवर कर रहे हैं वो है 8th क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट का, दैट इज़ गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन एशिया एंड यूरोप। ठीक है, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है कि आपको टेक्सटाइल प्रोडक्शन के बारे में बताना है एशिया और यूरोप में। ठीक है, और ये बेसिकली मिडीवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, उस टाइम पे कैसे टेक्सटाइल प्रोडक्शन होती थी, क्लोथिंग वगैरह सारा। ठीक है, एशिया और यूरोप में। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसके आंसर को। तो देखिए, जब टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात आती है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ओल्डेस्ट जो है क्राफ्ट माना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे अगर हम इंडिया में देखें हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, वहाँ पे भी हमें वोवन कॉटन का जो है एविडेंस मिलता है, राइट, वोवन कॉटन का। तो इसलिए टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात जब आती है हम इसको ओल्डेस्ट एक्सपर्टाइज मानते हैं जो इंसान ने सीखा था। ठीक है, क्राफ्ट में देखते हैं अगर। और उसके बाद बहुत वाइड स्प्रेड क्राफ्ट है, आपको पता ही है। अब कपड़े तो क्लोथ तो सबको पहनने का मतलब पहनने होते हैं, राइट। तो ये बहुत वाइड स्प्रेड है, वर्ल्ड के किसी भी आप पार्ट में जाएंगे तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन तो आपको मिलता ही है, राइट। ठीक है, उसके बाद जो है, ठीक है, बाकी क्लोथिंग की जो बात आती है तो क्लाइमेट पे वो डिपेंड करता है, ये भी आपको पता है। हम लोग अगर कहीं ठंडे एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा वूलन्स होंगे। ठीक है, अगर हॉट में है तो हम जो है समर वाले क्लोथ्स अपना कॉटन के क्लोथ्स पहनेंगे, राइट। तो इस तरह से क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। और अगर मिडीवल वर्ल्ड की बात करें वहाँ पे यूरोप बहुत उस टाइम फेमस था फॉर वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स अगर आप यूरोप के आज भी देखेंगे, ठीक है, आप यूरोप का कोई वुलन क्लोथ देखें और इंडिया का अगर वुलन क्लोथ देखें तो बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव अगर आप देखेंगे डिफरेंस होता है, राइट। क्वालिटी में यूरोप के अभी भी जो वुलन्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं इंडिया के कंपेरेटिव। ठीक है, तो इस तरह से मिडीवल वर्ल्ड में यूरोप का वुलन बड़ा फेमस होता था। उसके बाद चाइना सिल्क, आपको पता ही है, चाइनीज़ सिल्क के लिए हमेशा से फेमस रहा है, राइट। ठीक है, तभी हम सिल्क रूट की बात चाइना की से रिलेटेड करते हैं। और बाकी फिर जो सिल्क है, ठीक है, इंडिया के एशिया के और रीजन्स में भी इम्पॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो हमें बेसिकली एशिया एंड यूरोप का टेक्सटाइल प्रोडक्शन देखना है। तो हम एशिया के टेक्सटाइल प्रोडक्शन को पहले डिस्कस करते हैं। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आता है कॉटन टेक्सटाइल्स में, और यहाँ पे 100 टाइप ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है, कॉटन में अगर देखें उसमें भी आगे 100 टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और अपने आप को पता ही है यहाँ पे जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं कैसे अलग अलग क्वालिटीज़ गुजरात सूरत वाले एरिया में देखेंगे, है ना। ठीक है, ब्राइट कलर्स के कितने अच्छे अच्छे क्लोथ्स मिलते हैं, राइट। तो हमारा इंडियन क्लोथ जो है वो फेमस है अपने ब्राइट कलर्स के लिए। ठीक है, और ट्रेड जो होता है, ट्रेड आपको पता है कॉटन का कितना अच्छा यहाँ पे रहता है, कितनी फैक्ट्रीज हैं, तो उससे क्या है हमारी क्वांटिटीज़ और इंक्रीज़ होती हैं कॉटन प्रोडक्शन की। ठीक है, और यहाँ पे जो है डाइंग का मेथड, जैसे हमने कहा कि हमारे जो कलर्स हैं बहुत ड्यूरेबल होते हैं, ब्राइट कलर्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे डाइंग में अलग अलग तरह की जो है टेक्निक्स यूज़ होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो मेथड जो डाइंग के यूज़ होते रहे हैं मिडीवल पीरियड से, तो वो कौन कौन से हैं। बैटिक, ठीक है, जिसको इंडोनेशियन टर्म है, इसका क्या मतलब होता है, इसमें आप देखेंगे पहले जैसे मान लीजिए कोई डिज़ाइन बना लेते हैं वो कपड़े पे, ठीक है, उसके बाद उसको डाई करते हैं तो वो डिज़ाइन पे कलर ना आए, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं उसको वैक्स वगैरह से पहले जो है कवर करते हैं। ठीक है, ताकि उस पर कलर नहीं चढ़ता।
जो डिज़ाइन होता है, ठीक है। उसके बाद उसको डाई में डिप करते हैं और बाद में वो वैक्स वगैरह रिमूव हो जाती है। तो इस तरह का जो डाइंग का टेक्निक है उसको बैटिक बोलते हैं, इंडोनेशियन टर्म है, ठीक है। उसमें वैक्स से जो है डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करते हैं डाई करने से पहले। और सेकंड जो है पटोला, ठीक है। पटोला में क्या करते हैं, जो धागे को, जो धागा होता है उसको पहले जो है यार्न जो होता है बेसिकली उसको जो है डाई करते हैं बिफोर वीविंग, उसके बाद उससे कपड़ा बनता है, ठीक है। तो इस तरह से दो मेथड्स जो हैं ये मेडिवल पीरियड से यूज़ होते आए हैं, ठीक है। तो ये हमने इंडिया की बात की। अब एशिया में बाकी देखते हैं। सेंट्रल एशिया देखेंगे आप और अरब वाले देश देखेंगे, वहाँ पे कारपेट वीविंग बहुत इम्पॉर्टेंट रही है, ठीक है। इस्लामिक अभी भी देखेंगे ट्रेडिशन, वहाँ पे कारपेट वीविंग आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे इंडिया में भी अभी आप कश्मीर वाले रीजन से देखें, वहाँ पे अभी भी आजकल कारपेट्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे वो बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से इस्लामिक रीजन्स, अरब के एरिया, सेंट्रल एशिया, ये सब कारपेट मेकिंग के लिए, ठीक है, जो गलीचे बनते हैं उनके लिए बहुत फेमस रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे देखेंगे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन कामों में उन्होंने लगाए होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चाइना की जैसे हमने बात की कि शुरू से ही एंशियंट टाइम में आप देखेंगे कनिष्क ने वहाँ पे सिल्क रूट बनाया था, राइट। तो चाइना में हमेशा सिल्क प्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रही है, ठीक है। और मिडीवल टाइम में तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ये सिल्क प्रोडक्शन ने जो है अचीवमेंट हासिल की, ठीक है। यूरोप के अलग अलग एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड थी चाइनीज सिल्क की। और उसके बाद क्या हुआ, चाइना का कॉन्टेक्ट होता है ईरान से, ठीक है। तो ईरान से भी बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके डिज़ाइन, उनके जो वीविंग करने के पैटर्न है, ठीक है, कपड़ा बनाने के पैटर्न, तो ये बहुत चीज़ें ईरान से भी इन्फ्लुएंस होती है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि ब्रोकेड सिल्क होती है, ठीक है, उसमें गोल्ड के थ्रेड का वर्क होता है। तो ये शुंग डायनेस्टी चाइना में करती है ईरान से इन्फ्लुएंस होके, ठीक है। सिल्क में आगे गोल्ड के थ्रेड से काम करना, ठीक है, शुंग डायनेस्टी में चाइना में मिलता है। बट इन्फ्लुएंस किसका होता है, किसके प्रभाव से होती है, ईरान के, ठीक है। और उसके बाद जो है बेसिकली स्पिनिंग वीविंग अगर हम देखेंगे चाइना में तो हाउस वाइफ्स ही करती हैं, ठीक है, जनरली। तो ऐसा होता था। हमने एशिया का देखा कैसे टेक्सटाइल प्रोडक्शन अलग अलग एरियाज़ में रहता था। उसके बाद आती है बारी यूरोप की। यूरोप की जैसे हमने बात की कि वूल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है। उसके बाद और भी जैसे सिल्क, कॉटन, ठीक है, वहाँ उसके लिए भी उधर अच्छा खासा प्रोडक्शन होता था टेक्सटाइल्स का, ठीक है, मिडल एजिस के दौरान ही। और वूलन तो मतलब अलग ही बात है, वहाँ पे पूरे यूरोप में आपको अलग अलग एरियाज़ में जो है वूलन प्रोडक्शन अच्छी खासी मिलेगी, ठीक है। अलग अलग तरह की शीप वहाँ पे रियरिंग की जाती है, शीप से ही वूल बनती है, राइट। तो वहाँ पे अलग अलग रीजन्स में शीप की रियरिंग होती है, तो वूल की क्वालिटी वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। और वहाँ के ज़्यादा देखेंगे आप, ठंडा इलाका होता है तो लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वूल, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड में, इटली में अलग अलग जगह पे बहुत बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं बिग जो वूल प्रोडक्शन के, ठीक है। विरोना करके एक जगह है, वो ब्लैंकेट्स के लिए बड़े फेमस है, जो वहाँ पे कंबल बनाए जाते हैं, तो उसके लिए बहुत फेमस है। और आप देखेंगे 12th सेंचुरी से ही अगर देखते हैं, जब 12th सेंचुरी स्टार्ट होती है तब से ही जो है क्राफ्ट्समैन जो है, मोनेस्ट्रीज हो गई वहाँ पे रिलीजियस, ठीक है, चर्च वगैरह हो गए, उनके आसपास जो है उनकी लोकेलिटीज़ बनने लगती हैं, क्योंकि ये लोग जो है फाइनेंशियल मतलब इनको हेल्प हो जाती थी क्राफ्ट्समैन को इनसे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े मतलब पावरफुल लोग होते थे, ठीक है, इनसे खरीदते थे, तो इनको थोड़ा मॉनिटरी अच्छा बेनिफिट हो जाता था, इसलिए मोनेस्ट्रीज, ठीक है, कैसल्स जो भी बड़े बड़े उन राजाओं के थे, ठीक है, महल वगैरह, उनके आसपास आपको 12th सेंचुरी से ही जो है क्राफ्ट्समैन की लोकेलिटीज़ देखने को मिलती हैं। फिर 13th सेंचुरी में क्या होता है कि बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स जो है लोकली मैन्युफैक्चर करने लगते हैं क्लॉथ्स अच्छे लेवल पे, ठीक है। इटालियन मर्चेंट्स जो है वो वूल को इंपोर्ट करते थे, ठीक है, और जो फिनिश्ड क्लोथ्स हैं फिर उसको जो है मतलब
फिनिशिंग करके उनको दोबारा से जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। क्या करते थे वो जो इटालियन मर्चेंट्स होते थे, वो वूल को जैसे उन्होंने इंपोर्ट किया, ठीक है, उसके क्लोथ्स बने, उसके बाद उनको डाई वगैरह करके दोबारा से री एक्सपोर्ट किया जाता था। इस तरह से उनके प्रॉफिट बहुत अच्छे होते थे। तभी हम बोलते हैं कि इटली में जो है बड़े बड़े वूलन के जो है प्रोडक्शन सेंटर बने थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है अच्छा खासा यूरोप में आपको अलग अलग एरियाज़ में वूलन प्रोडक्शन देखने को मिलेगा मिडीवल एजिस से ही। उसके बाद क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे, ठीक है, जैसे अभी आप देख लीजिए वूलन प्रोडक्शन अगर करनी है हमें, ठीक है, कुछ स्वेटर वगैरह बनाना है, वो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, राइट। कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे प्रोसेस टेक्सटाइल प्रोडक्शन का, उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ठीक है। पहले ऐसे कपड़ा जैसे धागा हो गया उनको बांधना, फिर उसके बाद उनकी जैसे कॉटन है या वूल, मतलब उसमें से जो है डस्ट निकालना, ठीक है, और उनका जो डस्ट वगैरह होगी वो निकालना, फिर स्पिनिंग करना, वीविंग करना, तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, राइट, मैन्युफैक्चरिंग में। और टाइम के साथ क्या हुआ कि ये जो स्टेजेस थी वो टेक्नोलॉजी, जैसे आपको पता है यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, राइट, तो उससे पहले ही वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी खासी डेवलप हो रही थी, ठीक है। तो ये स्टेजेस जो थी प्रोडक्शन की, उन्होंने इम्प्रूवमेंट होती रही, उनमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती रही। फॉर एग्जांपल कैसे कैसे हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्पिनिंग थी, ठीक है, स्पिनिंग का प्रोसेस ईज हुआ कैसे, स्पिनिंग व्हील इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप में 13वीं सेंचुरी में। उससे स्पिनिंग का प्रोसेस बहुत जो है ईजी हो गया। पहले बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था, लेबर भी लगती थी, तो ईजी हो गई वो। उसके बाद आप देखेंगे जो स्पिनिंग हो गया, ठीक है, फुलिंग होता था। फुलिंग कैसे, वही कि कपड़े को या वूल वगैरह को जो है पहले पैरों से बीट करके उसकी मिट्टी वगैरह निकाली जाती है, ऐसे फुलिंग का प्रोसेस होता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक सिस्टम आया, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैमर लगी हुई है, ठीक है, दो ऐसे हथौड़े लगे होते थे, यहाँ पे एक ऐसे आपको व्हील दिखेगा, ठीक है। इसको जो पावर मिलती थी ये वाटर से मिलती थी। तो पहले क्या होता था, पहले तो मैन्युअली सब कुछ होता था, अब ये वाटर से घूम रहा है, थोड़ा मैकेनिकल होने लग गया, ठीक है। वो बीट कर करके पहले पैरों से मैन्युअली करना पड़ता था, अब ये हथौड़े लगे हैं, आप इसके नीचे वूल देंगे, ठीक है, तो ये इसको बीट करेगा, इसका जो भी डस्ट वगैरह होगा सब निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फूलिंग का प्रोसेस होता था। तो इस सारा ये मैकेनिकल होने लगा था धीरे धीरे। इससे जो है प्रोडक्शन तेज़ भी हो गई थी, ठीक है, टाइम कम लगने लगा था, और इस तरह से जो है इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद आप देखेंगे वीविंग जो होती थी, वीविंग में बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ लगती थी, इसलिए जनरली ऐसा देखा गया कि वुमेन जो थी वो स्पिनिंग करती थी और मेन जो होते थे वीविंग करते थे, ठीक है। जो भी घरों में भी प्रोडक्शन होती थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, आपको पता है, ठीक है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी होता था, तो वुमेन जनरली जो है स्पिनिंग करती पाई जाती थी और मैन जो है वो वीविंग करता था, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, ये आप हमने देखा कि कैसे अलग अलग जगह जो है वूल प्रोड्यूस हुई, ठीक है, यूरोप में अलग अलग सेंटर्स देखे। उसके बाद अब क्या हुआ, कपड़े को डाई कैसे करना है, राइट, तो डाइंग के लिए अलग अलग मिनरल्स यूज़ होते थे कलर देने के लिए, और वो बाहर से इधर उधर से इंपोर्ट किए जाते थे। अभी जैसे इटली का हमने देखा, वो क्या करते थे, रॉ प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट कर लेते थे, बाद में डाइंग वगैरह भी वहीं होती, बनता कपड़ा, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को वो बाद में दोबारा री एक्सपोर्ट करते थे। जैसे आप ब्रिटिशर्स देखेंगे, ठीक है, इंग्लैंड से, वो भी तो यूरोप में पार्ट थे, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था कि इंडिया से जो है रॉ मटेरियल ले लेते थे, ठीक है, यहाँ से डाई ले लेते थे। इंडिगो, आपको पता है इंडिगो प्लांटेशंस, जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिगो यहाँ से जाता था, ब्लू कलर की डाई मिलती थी उससे, तो ये डाई वगैरह सारा प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दोबारा इंडिया में आ जाते थे, राइट। तो इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं कि वो जो डाई करने के लिए जो है इधर उधर से मिनरल्स लेते थे। फॉर एग्जांपल इंडिया से जो है ब्लू कलर का इंडिगो लेते थे, ठीक है, फिर रेड कलर के लिए कर्मिस करके मिनरल होता था, वो एशिया माइनर, स्पेन, पोर्टुगल, अलग अलग एरिया से जो है इंपोर्ट किया जाता था। तो इस तरह से हमने देखा टेक्सटाइल प्रोडक्शन का प्रोसेस, ठीक है, मिडीवल एजेस से कैसे चलता आया है। एशिया में हमने अलग अलग कंट्रीज देखे, इंडिया,
चाइना, उसके बाद हमने अरब में देखा, ठीक है, कारपेट वीविंग वगैरह, उसके बाद यूरोप में हमने वूलन प्रोडक्शन देखा कि कैसे कैसे होता था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द फैक्टर्स दैट गेव बर्थ टू प्रोटेस्टेंटिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है, ये 20 मार्क्स का है, ये आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटेस्टेंटिज्म क्या होता है, ठीक है, पहली बात क्या होता है, जो मिडीवल जब एजेस होते हैं, ठीक है, मिडीवल एजेस आप देखेंगे 1560 सेंचुरी का टाइम होता है, तो चर्च की डोमिनेंस धीरे धीरे यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब हर चीज़ में ऐसा होता है कि चर्च ने जैसा कह दिया वैसा ही करना है। अगर आप चर्च के अगेंस्ट जाते हो तो मतलब भाई आप गए, आपको पनिशमेंट मिलेगी। चर्च के अपने लॉज होते थे, ठीक है, तो वो लोग आपको कुछ भी पनिशमेंट कर सकते हैं। तो चर्च की हाँ में हाँ ही मिलाना पड़ता था, ठीक है, एक टाइम पे ऐसा हो गया था। और चर्च की खुद की अथॉरिटीज़ बहुत गड़बड़ करती थी। तो इस तरह से क्या हुआ, जो चर्च की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो प्रोटेस्टेंटिज्म एक रिलीजियस मूवमेंट की तरह इमर्ज होती है, ठीक है, क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट जो नॉर्दर्न यूरोप में इमर्ज हुई थी बेसिकली 16th सेंचुरी में। किसके लिए, किसके अगेंस्ट, रोमन ये कैथोलिक डॉक्ट्राइंस थी, ठीक है। ये कई आलतू फालतू बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस की, हाँ आप देखेंगे साइंस में भी बाद में रेनेसां वगैरह होता है, ठीक है। तो कैसे, मतलब ये क्या था कि हाँ जैसे चर्च है, बस उसने जैसे बोल दिया, ठीक है, अगर उसने बोल दिया कि सन जो है वो प्लैनेट्स के पास घूमता है, ठीक है, मतलब सन स्टेशनरी नहीं होता, ठीक है, तो सन घूम रहा है तो वो वैसे मान लो, मतलब जैसे चर्च ने बोल दिया बस वैसे ही मानना है, ठीक है। कुछ वो सुपरस्टिशन है जो धार्मिक ऐसे वहम है भरम है उनमें भी बिलीव करते थे, तो वैसे ही मानना है। चर्च ने मतलब बहुत प्रैक्टिस है, अभी हम देखेंगे वो भी, ठीक है। तो वो उन चीज़ों के खिलाफ, ठीक है, रेशनैलिटी, एक अपना लॉजिकल व्यू रिप्रेजेंट करना, इस तरह से एक क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट इमर्ज हुई थी जिसका नाम दिया गया प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है। अब हमने देखने की कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को जन्म दिया, ठीक है, किस कारण जो है इस मूवमेंट का जन्म हुआ। तो देखिए क्या होता है कि ऐसे हमने देखा कि चर्च की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, ठीक है। तो मिडल एजेस में अब क्या होता है, सबसे पहले तो अगर हम देखें कि चर्च का एक डार्क फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है 10th to 11th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, एक डार्क फेज जो है चर्च का स्टार्ट होने लग जाता है। यहाँ पे जो पॉप वगैरह होते हैं, पादरी होते हैं, ठीक है, वो अब स्पिरिचुअल लीडर नहीं, वो धर्म की बात नहीं ज़्यादा करते थे। आजकल वो ज़्यादा डोमिनेंस इतनी बढ़ने लगी थी क्योंकि चर्च की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी कहीं ना कहीं, तो इसलिए वो ज़्यादा पॉलिटिकल पर्पस, ठीक है, पावर के आदी हो गए थे। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे जैसे पावर बढ़ती है, ठीक है, तो वो जो है उनकी जो मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें थी, धार्मिक वगैरह, वो चीज़ें छोड़ के वो अपने फ़ायदे देखने लगे थे, ठीक है। पॉलिटिकली पर्पस से हमें पावर मिल जाए, इकोनॉमिकल मिल जाए, तो अपने आप को एक तरह से रूलर की तरह वो समझने लगे थे, ठीक है। तो इस तरह से चर्च गड़बड़ करने लगी थी। फिर उसके बाद क्या होता है, डोमिनेंस ऑफ चर्च एंड रूलिंग क्लास, ठीक है। रूलिंग क्लास का क्या रहता था, एक तो चर्च की बात इतनी चलती थी, ठीक है, चर्च ने जैसे बोल दिया वैसे चलेगा। अगर वहाँ पे कोई राजा रूल कर रहा है वो भी चर्च की बात मानेगा, ठीक है। तो ये रूलिंग क्लासेस जो भी होती थी ये भी जो है चर्च को यूज़ करती थी कि अगर वहाँ पे कोई किसी बंदे ने, ठीक है, जनरल पब्लिक ने राज्य के खिलाफ कुछ बोल दिया या चर्च के खिलाफ कुछ अगर बोल दिया, तो उसको मतलब एक ऐसा हेरेटिक की तरह कि हाँ ये हमसे विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह से उसको जो है एक उस व्यू पॉइंट से देखा जाएगा। और उसके बाद उसको कैसे भी पनिशमेंट देते थे, ठीक है, टॉर्चर करते थे, फिजिकल मेंटल टॉर्चर, मतलब हाँ उसने जो है राजा जैसे बोल रहा है, ठीक है, वहाँ का स्टेट जैसे बोल रहा है उसके हक में बात करनी है, राइट, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अगर चर्च जैसे बोला, चर्च ने बोल दिया रात को दिन बोल दिया तो हाँ जी दिन है, बस वो तुम्हें मान लेना है। अगर तुमने बोल दिया कि रात है तो नहीं जी तुम गए, तुमने कैसे चर्च की बात नहीं मानी, तुम विद्रोह कर रहे हो, ठीक है, विद्रोह कर रहे हो तो उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदा जो बिहेव है चर्च का स्टार्ट हो गया था
रूलिंग क्लास ने भी चर्च को जो है इतना पावरफुल बना दिया था। ठीक है, चर्च के खुद के लॉज हो गए थे जिन्हें बोलते हैं कैनन्स। ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से ऐसे जो बोलते थे कि हाँ हमारी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, इनके साथ अपने तरीकों से जो है डील करते थे। साइकोलॉजिकल, फिजिकल टॉर्चर, कुछ मर्जी कर सकते थे ये लोग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, खुद की जैसे हमने देखा कि वो पावर के लिए ज़्यादा रहने लग गए थे, अपने आप को रूलर समझने लग गए थे, तो इस तरह से करप्शन भी बहुत ज़्यादा अब होने लगी थी। ठीक है, अलग अलग प्रैक्टिसेस ये आप देखेंगे कि अलग अलग प्रैक्टिसेस ये यूज़ करने लग गए थे पैसा कमाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल चर्च की एक प्रैक्टिस होती थी इंडल्जेंस सेल करने की। मतलब क्या है कि अगर तुमने जो है कुछ गलत काम किया, ये लोगों को बोलते थे अगर तुमने कुछ गलत काम किया कोई बात नहीं, तुम जो है हमें पैसे दो। ठीक है, हम जो तुम्हें है वो हम तुम्हें इंडल्जेंस जो है तुम्हें सेल कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि तुम्हें जो है एक परमिट मिल जाएगा कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, गॉड की पनिशमेंट जो है उससे वो तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें कुछ पाप नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, इस तरह से वो कहते थे कि बस तुम्हें हमें पैसा दो। फॉर एग्जांपल जैसे आप लगा लीजिए ब्राह्मण्स कह दें, पुराने ज़माने में जैसे एंशियंट में ब्राह्मण्स थोड़ी गड़बड़ करने लग गए थे, तो वो क्या कहते थे कि हाँ जी हम यज्ञ कर देंगे, हम हवन कर देंगे। ठीक है, हम रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, आप हमें बस पैसे मतलब मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपकी चीज़ें सही रहेंगी। तो इस हिसाब से जो है चर्च अभी क्या कहने लगी थी कि हाँ इन्होंने एक नई प्रैक्टिस की थी, स्टार्ट की हम जो है इंडल्जेंस को, ताकि तुम्हें एक परमिट मिल जाए, अगर तुम कोई पाप भी करते हो तुम्हें गॉड की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो तुम बस हमें थोड़े से पैसे दे दो। ठीक है, तो ऐसे सेल करने लग गए थे इंडल्जेंस को। उसके बाद करप्शन हो रही है। ठीक है, अलग अलग अजीब अलग अलग मतलब टैक्स लगाने शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चर्च वाले जो होते थे, तो इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा इनसे परेशान हो गए थे। इनका बस एक एम बन गया था अब चर्च ऑफिशियल्स का, आप देखेंगे पादरी वगैरह का, कि हाँ जी हम ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर लें, पावर इकट्ठी कर लें। तो हर तरफ से जो चर्च है अब लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, अब जैसे हमने देखा अलग अलग ऐसी प्रैक्टिस, इंडल्जेंस को सेल करना। ठीक है, तो ये चीज़ें कर रही होती है। अब इसके खिलाफ अलग अलग आवाज़ें उठती है। हाँ, बहुत बार हमने देखा कि चर्च जो है इसको सप्रेस कर देती थी। ठीक है, उसके खुद के लॉज होते थे, बट हाँ बहुत बार जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठी, जिसने जो है प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का एक बेस बनाया। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 12th सेंचुरी में वेल्डेंसियंस होते थे। वेल्डेंसियंस कौन थे, एक पीटर वाल्डो करके बंदा था। ठीक है, उसके फॉलोअर्स हुए वेल्डेंसियन। ठीक है, तो पीटर वेल्डो क्या कहता था कि सिर्फ अगर तुमने कुछ गलत काम किया, मतलब कुछ भी है। ठीक है, तुम कहते हो कि इस चर्च बोलता था तुमने गलत काम दिया है हम पैसे लेंगे। ठीक है, तुम्हें उससे कोई पाप नहीं मिलेगा। बट पीटर वेल्डो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तुम्हें अगर साल्वेशन लेनी है, ठीक है, हम कहते हैं मुक्ति मिल जाए हमें, तो वो कैसे मिलेगी, अगर तुम प्रेयर्स में बिलीव करोगे, सिर्फ तुम प्रार्थना में बिलीव करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में भक्ति मूवमेंट थी, राइट। ठीक है, तो वही बोलते थे कि तुम्हें कुछ रिचुअल्स वगैरह कुछ ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर सिर्फ प्रेयर में बिलीव करते हो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जॉन विक्लिफ हुए इंग्लैंड में, जॉन हस हुए। ठीक है, बोहेमिया में, तो इन्होंने भी डिमांड की कि ये जो चर्च है अभी बहुत गड़बड़ कर रही है, ये अपने डार्केस्ट फेज में है, तो हमें इसके रिफॉर्म के लिए काम करना चाहिए। बट किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, चर्च ने सारी इनकी बातें दबा दी। ठीक है, विक्लिफ बोलता था कि जैसे चर्च के लोग कहते हैं पॉप वगैरह कि हमें तुम पावर दो, है ना, पावर के भूखे हो गए हैं। तो अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स देखते हैं, ठीक है, हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो ऐसी कोई भी मतलब वो ऐसे कोई भी बात नहीं करते कि हाँ जो क्लर्जी थी, चर्च के ऑफिशियल्स थे, कि उनके पास पावर होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है वो कहता। ठीक है, विक्लिफ इस चीज़ के अगेंस्ट बोलता है। तो बहुत सारे ऐसे थे, वो बोलते थे चर्च को कि तुम्हें जो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए। ठीक है, एक रिफॉर्म्ड चर्च होनी चाहिए, पर चर्च ने इनकी किसी की बात नहीं सुनी, उल्टा इनको
सप्रेस किया, ठीक है, इनके सजेशंस नहीं माने, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स थे, फॉर एग्जांपल थॉमस मूरे, इरेस्मस, इन्होंने चर्च की रिफॉर्मेशन की बात करी, ठीक है। इरेस्मस का एक बहुत फेमस वर्क है द प्रेज ऑफ फॉली, ये आपको याद रखने हैं जो नेम्स हैं थोड़े से, ठीक है, आप एग्जाम में लिखेंगे तो सही थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब थोड़ा फिर वही एग्जामिनर पे इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ आपको कंटेंट पता है, ठीक है। अभी जैसे आप मेंशन कर सकते हैं कि इरेस्मस करके एक स्कॉलर थे, उनका एक वर्क हुआ है द प्रेज ऑफ फॉली, जिसमें ये फालतू के वहम भरम जो रिचुअल्स होते थे चर्च के, ठीक है, पैसा कमाने का मोटिव होता था, इनको जो है बहुत इनकी निंदा करते हैं, ठीक है, कि ये सब चीज़ें गलत थी। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स थे, इन्होंने चर्च को बोला कि तुम रिफॉर्म्स करो, उसके आवाज़ उठाई, ठीक है, अलग अलग स्कॉलर्स ने, लीडर्स ने, जो ये गलत प्रैक्टिसेस हो रही थी चर्च के अगेंस्ट, तो इसने एक प्रोटेस्टेंटिज्म की जो मूवमेंट थी उसका बेस बनाया, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि जैसे कैथोलिक चर्च हो गई या रूलर्स हो गए, ये सारे इतना गंदा बिहेव कर रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा इनसे परेशान हो चुके थे, ठीक है। ये ऑटोनॉमी चाहते थे कुछ, हमें थोड़ा सा ये बोलते थे कि हमें जो है इनसे जो ये पॉलिटिकल इतनी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होती थी, ठीक है, इनसे इनको ऑटोनॉमी चाहिए होती थी। बट फिर इन्होंने लोगों ने, आम जनता ने उठाया, बोली बात कि हमें इतना ज़्यादा तुम कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, हमें हमारी जो फ्रीडम तो रही ही नहीं कुछ। बट उनकी किसी ने बात नहीं सुनी, ठीक है, ये टेंशन्स वगैरह बढ़ती रही, ठीक है। तो लोगों में भी बहुत ज़्यादा जो है डिससेटिस्फेक्शन, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है चर्च के अगेंस्ट। और वहाँ के यूरोप में जो मोनार्क्स होते हैं, किंग, जो लोगों को बहुत ज़्यादा हारेस कर रहे होते हैं बेसिकली, तो इनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद मार्टिन लूथर जिन्हें जो है ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का लीडर समझा जाता है, उन्होंने 95 थीसिस दिए थे। 95 थीसिस बेसिकली क्या था, उन्होंने क्वेश्चंस पुट किए थे चर्च के आगे, ठीक है, चर्च को जो है चैलेंज करा था कि तुम्हारी ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, हमें सही नहीं लग रही। इसको फॉर्म उन्होंने किया था इन द फॉर्म ऑफ 95 क्वेश्चंस, जिसे हम बोलते हैं 95 थीसिस। तो क्या किया मार्टिन लूथर ने, उन्होंने जो है चर्च की डोर पे, ठीक है, विटनबर्ग कैसल में वहाँ पे एक चर्च होती है, वहाँ पे 31 अक्टूबर 1517 को, ठीक है, 31 अक्टूबर को वहाँ पे गए, ठीक है, डोर पे वहाँ पे एक पूरा बड़ा पर्चा से पैम्फलेट लगा दिया जिसमें 95 पॉइंट्स थे, जिसमें वो चर्च की पावर को, चर्च की ये प्रैक्टिसेस को जो है चैलेंज कर रहे थे, उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे। और इसी डे को जो है मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स ने एज प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का जो है जन्म देखा। उसके बाद प्रोटेस्टेंट मूवमेंट आप देखेंगे अलग अलग जो है उनकी फॉर्म्स आ जाती हैं, ठीक है, कैवलिज्म वगैरह, और फिर जो है उसके अगेंस्ट जो चर्च है उसको सप्रेस करने के लिए आगे, और चर्च में कुछ सुधार लाने के लिए बेसिकली वो काउंटर रिफॉर्मेशन की मूवमेंट चलाती हैं। तो ये बेसिकली हमने देखा प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स वर्क किए, ठीक है। ये देखा 95 थीसिस मार्टिन लूथर का 31 अक्टूबर 1517 को इन्होंने करा था, और इसको ऑल सेंट्स डे भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की। तो इस तरह से हमने अभी आज ये दोनों क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, ठीक है। अभी हमारे इस असाइनमेंट में 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो दोनों क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे, ठीक है। एक आपका 10th क्वेश्चन रह गया है और एक आपका 4th क्वेश्चन रहता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे। फिर आपकी MHI 1 की असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, और जल्दी ही हम जो है और MHI 4, 2 एंड 5 के असाइनमेंट्स भी लेके आएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपको फीडबैक देना है, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है, हम कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, वीडियोस आपको यूज़फुल लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में मैक्सिमम, एंड बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ। थैंक यू।